हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये जो आपका एग्जाम है 21 जनवरी को इसका आपका पेपर होने वाला है। हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई कई बार अब तक पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट सभी लोग क्लास में आ जाइए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में, जिन लोगों को भी इस बार सीटेट का एग्जाम देना है और एग्जाम पास करना है, क्योंकि जो ईवीएस सब्जेक्ट होता है यहाँ आप अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आपके सामने ये देखिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपसे आंसर हो पा रहा है फिर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन क्या है? लिखा है घटपर्णी या फिर निपेंथिस। पहला ऑप्शन लिखा है इसके बारे में, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। अगर आपने इसके बारे में कभी पढ़ा होगा या फिर आप इससे पहले कभी सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये कोई ध्वनि नहीं निकालता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। जो दूसरा ऑप्शन लिखा है इसके बारे में, वह लिखा है कि इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है भारत में नहीं पाया जाता है। चौथा ऑप्शन लिखा है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कहने का मतलब है बी और सी ये दोनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? घटपर्णी पौधा मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसका जो चित्र है हमने लगा रखा है, ये देखिए, ये है घटपर्णी पौधा। ये देखिए, यहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर आता है या फिर कोई छोटा चूहा या मेढक आता है तो इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर एक तरल द्रव्य भरा रहता है जिसमें जाकर के वो जो कीट होता है वो मर जाता है और ये ढक्कन क्या होती है फिर बंद हो जाती है। जैसे ही इस घटपर्णी के अंदर कुछ जाता है तो इसकी ढक्कन बंद हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि घटपर्णी पौधा मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। भारत में यह कहाँ पर पाया जाता है? भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। इसको हम शिकारी पौधा के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आपको सांपों के बारे में कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में अब तक बन चुके हैं और सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी किताब है जो ईवीएस की, उसमें सांपों के बारे में डिटेल दे रखी गई है। या फिर आप हमारे नोट्स भी बाय कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से बताया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने तरीके के पाए जाते हैं? 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं कि हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन लिखा है नाग यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो हमारा बी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कोबरा होता है फिर नाग होता है, ये कैसा होता है? बहुत ही जहरीला सांप होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला, लिखा है जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो जहरीले जो दांत होते हैं वो 4 नहीं होते, कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि ए, बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने यही कर लिया होगा ए और बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? सभी लोग इसको पढ़िए और इसका सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। फटाफट सभी लोग आंसर करते रहिएगा। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? तो हमें पता है जो सर्प होते हैं उसके कान नहीं होते हैं, यानी कि वो सुन नहीं सकता है। तो हमें उसी हिसाब से इसका आंसर करना था। पहला जो हमारा लिखा आंसर लिखा है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, जबकि दूसरा ऑप्शन हमारे सामने लिखा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तीसरा ऑप्शन लिखा है उस वाद्य यंत्र को सुनकर। सुनने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि सांप सुन नहीं सकता है। चौथा ऑप्शन है वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, तो ये भी गलत है। सुनने का कोई ऑप्शन सही नहीं होगा सांपों के बारे में, आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि सर्प के जो है कान नहीं होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही हो जाएगा। यहाँ पर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन जो है उसके प्रति अनुक्रिया करके सर्प अपनी गर्दन जो होती है उसको हिलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस सामुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। अधिकतर हर शिफ्ट में जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब
बन चुका है आपका। और जब ऑफलाइन होता है तो भी अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर कर ले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़, क्योंकि इसमें लौह तत्व की मात्रा प्रचुर होती है। आंवला हो चाहे पालक हो चाहे गुड़ हो। जिन लोगों को होमोग्लोबिन या फिर अनीमिया होता है, होमोग्लोबिन जब कम होता है या फिर अनीमिया नामक रोग हो जाता है, तो उनको आंवला, पालक और गुड़ अधिक मात्रा में खाने के लिए बताया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को बढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत भिन्नताओं, दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षार्थी स्वायत्तता, और तीसरा ऑप्शन दिया है पुनर्बलन, चौथा ऑप्शन दिया है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्या सही रहने वाला है। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को बढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, पुनर्बलन। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सभी लोग पढ़ते रहिए और आंसर करते रहिए। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पर 15 नंबर्स, और आप बताना कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस का मतलब होता है नागफनी। क्या होता है, नागफनी। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो नागफनी के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ होता है नागफनी का, अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, कह सकते हैं कि राजस्थान साइड में पाया जाता है। तो आपको बताना है वह कौन सा पक्षी है जो नागफनी यानी कैक्टस के पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। पहला ऑप्शन है फाख्ता, दूसरा ऑप्शन है बया, तीसरा है शकरखोरा और चौथा ऑप्शन है कलचिड़ी। उम्मीद है सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा और आता होगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या हो जाएगा, फाख्ता पक्षी हो जाएगा, जो कबूतर की तरह दिखने वाला है। ये देखिए आपके सामने है फाख्ता पक्षी, जो एक कबूतर की तरह दिखता है और ये नागफनी के बीच में अपना घोंसला बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन का विकास करना, जबकि तीसरा ऑप्शन है वर्गीकरण कौशल का विकास करना और चौथा ऑप्शन है डाटा संग्रह का विकास करना। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से सही हैं। इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इस क्वेश्चन के लिए सही बैठ रहे हैं। फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ए, बी और सी जिन लोगों ने किया उनका सही है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, डाटा संग्रह का विकास। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी किया था उनका बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसके बारे में, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही आराम से पढ़िएगा और सही तरीके से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। अब देखिए क्या दिया है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अधिकतर आपके एग्जाम में देखा गया है, बनने की संभावना रखता है क्वेश्चन, और आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर है सलाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है सलाथ, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सलाथ होता किस प्रकार का है, ये देखिए है सलाथ, बहुत ही आलसी होता है ये। तो आप लोग इसके बारे में, ये जो कथन दिया गया यहाँ पर है इसको याद रखिएगा। भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। 17 घंटे तक वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है यह, और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता रहता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सभी लोग पढ़ते रहिए और आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो आपको बताना है कि वह कौन से ऑप्शन है जो मनुष्यों की
तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। मधुमक्खी, मच्छर और तितली, पहला ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये गलत है। दूसरा दिया है बाघ, तेंदुआ और रेशम, दूसरा भी आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन है कीट, छिपकली और चील, छिपकली, कीट और ये सब हमसे 4 गुना नहीं देख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है गरुड़, गिद्ध और चील, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चनों में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन अब तक बिल्कुल सही निकल चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसकी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जा रही है, प्राथमिक स्तर की जा रही है। तो प्राथमिक स्तर की किताबें किस प्रकार की होती हैं या फिर किस प्रकार की होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर किताब छापने या फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया गलत। और अगला देखिए, अगला ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। औपचारिक और परिभाषाओं युक्त किताब नहीं होनी चाहिए प्राथमिक क्लासों में, आपको पता है ये चीज़। तीसरा ऑप्शन है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तकनीकी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बालक बहुत छोटे हैं, वो तकनीकी चीज़ों को नहीं समझते हैं क्लास 1 से लेकर के 5 तक। अगला देखिए ऑप्शन है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध या फिर संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जो बच्चे पूरे दिन बातचीत करते हैं, घूमते टहलते हैं, आना जाना करते हैं, उससे संबंधित किताबें होनी चाहिए जो उनके समझ में भी आएंगी और वो पढ़ेंगे भी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं यहाँ पर कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर आपसे नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 लिखा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, यानी शिक्षार्थियों के लिए नई नई सोचों का नई नई सोच उपलब्ध करने के लिए इसका आयोजन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लग रहा है और इसको हम सही मानेंगे भी क्योंकि यही इसका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद हम इसका ऑप्शन नंबर बी भी देख रहे हैं, लिखा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करने के लिए किया गया था। तो ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए यह प्रदर्शनी की गई थी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पर गलत था। जो सही था वह था विद्यार्थियों के लिए नए नए ज्ञान की जानकारियां बढ़ाने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसका जो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो गया होगा। हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बना है और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बन जाते हैं। देखिए लिखा है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। कहाँ से आए थे आपको ये बताना है कि मिर्च कहाँ से आई थी। क्या वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उज्बेकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? तो फटाफट आंसर कर दीजिए सभी लोग। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वह है दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका इसका बिल्कुल सही आंसर है। मिर्च कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से आई थी। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपको ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा समुच्चय ढूंढना है जो मच्छरों के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मियादी बुखार, हैजा और चिकनगुनिया। तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। जबकि चौथा ऑप्शन है HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से वह ऑप्शन कौन सा है जो मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग हैं? फटाफट सभी लोग आंसर करते रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर अब तक कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ना डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो सभी लोग इसका आंसर कर चुके होंगे। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। लिखा है
कांसा यानी कि ब्रांज के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। अब आपको बताना है कांसा यानी कि ब्रांज के विषय में। देखिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कांसा यानी कि तांबा, कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु है। अब आपको बताना है या सही या फिर गलत है। दूसरा ऑप्शन है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तीसरा ऑप्शन लिखा है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। चौथा ऑप्शन लिखा है कांसा एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये नहीं होंगे। ए और बी में से ही कई सारे लोग इसका आंसर कर ले जाते हैं और आपका आंसर गलत होता है। हमें पता है कि ब्रांज जो होता है वह किससे मिलकर के बना होता है, तांबा और टिन की मिश्र धातु होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो गोलकुंडा का कुआं है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, और कोहिनूर हीरा जो है यहीं पर पाया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, या फिर उर्वरक या फिर उपजाऊ हो जाती है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को बताना है, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। एक ही तरह की फसल जब हम किसी खेत में लगातार बोते हैं और उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं तो उससे मृदा क्या होती है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। मृदा कैसी होती है, बंजर होती चली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। लिखा है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो आपको बताना है ये जो ऑप्शन है इनमें लेह लद्दाख की आपको विशेषताएं बताना है कौन कौन से ऑप्शन में दी गई हैं। पहला ऑप्शन है पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। दूसरा है ऑप्शन आपके सामने निचली, दूसरा ऑप्शन क्या है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि चौथा ऑप्शन है लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी सही है। कहने का मतलब है जहाँ पर बी सी और डी होगा वही इसका बिल्कुल सही होगा। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि लेह लद्दाख के मकानों की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। ये वहाँ की मकानों की विशेषताएं हमें बताई गई हैं एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। हाँ, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि लेह लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है चांगपा। कौन सी है, चांगपा जनजाति है जो कि पश्मीना शाल बनाती है। और पश्मीना जो ऊन है वो भेड़ों से नहीं बकरियों से पाई जाती है। पश्मीना एक बकरी होती है जिससे ये शाल बनाई जाती है, पश्मीना शाल। आप लोग इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। क्या यह विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करता है, या फिर स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से संबंधित है, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से संबंधित है, या फिर पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। तरुण भारत जो संघ है यह है ऑप्शन नंबर डी, पुराने जो झील होती हैं उनके पुनर्निर्मित करने से संबंधित है तरुण भारत संघ। तो सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, शायद पिछले साल ही बन चुका है 2023 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। लिखा है पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या फिर डिजाइन क्यों पाई जाती हैं, आपको ये बताना यहाँ पर है। जैसे कि ये देखिए, ये जो है यहाँ पर देखिए तेंदुआ, इसके स्किन के ऊपर देखिए कितने धब्बे धब्बे से बनाए गए हैं। तो ये पैटर्न क्यों बना होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग इसका, और इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे आपको कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या जो इसकी डिजाइन होती हैं वो क्यों पाई जाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान आंसर भी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग लिखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर सही है। तो उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर करेंगे और हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर इसका सही है। इस समय दिवाली सेल चल रही है
मास्टर श्रद्धा सीटेट एग्जाम नोट्स के ऊपर। जो हमारा ऐप है सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से हज़ारों लोग अब तक सीटेट पास कर चुके हैं। बहुत ही कम कीमत पर यहाँ पर नोट्स आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो। क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको बहुत ही डट कर के तैयारी करने के बाद सीटेट आपको ज़रूर पास करना है, क्योंकि कई सारी जगहों पर वैकेंसियाँ लगातार निकल रही हैं। तो फिर बिना देर किए हुए आपको तुरंत डाउनलोड करना है मास्टर श्रद्धा सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत सारी जो क्लासेस चलती हैं उसकी पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिलने वाली हैं, और जितने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी वहीं पर ऐड किए गए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस ऐप के ऊपर आकर के। और हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं वो भी आपके लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं यहीं पर। इसके बाद में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो CDP क्वीन हिमांशी मैम इस नाम से है। आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।